चलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के नियम। ठीक है, आज ये 9वीं कक्षा का विज्ञान का पहला पाठ है। ठीक है, विज्ञान एक का पहला पाठ है, याद रखना। आपको इस साल विज्ञान एक और विज्ञान दो भागों में मिलने वाला है। तो विज्ञान एक का पहला पाठ है 9वीं कक्षा का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, गति के नियम। ठीक है, अब देखो इस पाठ में कुल 4 सब टॉपिक्स हैं। मतलब आपको इस पाठ में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ने हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग इसमें से कुछ पॉइंट्स ही क्लियर करेंगे, पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में नहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि मैं जितना आज के वीडियो में बताऊँ आपको समझ में आए, इसलिए वीडियो में उतना ही बताऊंगा जितना आपको एक बार के लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो इसमें पहला टॉपिक है गति, दूसरा है विस्थापन और दूरी, तीसरा है त्वरण, और आखिरी टॉपिक होगा हमारा न्यूटन के गति संबंधी नियम और समीकरण। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति के संबंधी मतलब गति के बारे में कुछ नियम बताए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने इससे जुड़े हुए समीकरण बताए थे। ठीक है, गति से जुड़े हुए, गति को प्रदर्शित करने वाले, गति के बारे में जानकारी देने वाले कुछ समीकरण बनाए थे, वो भी इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है गति, पिंड की गति, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई पिंड एक जगह से अपनी स्थान परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई पिंड अगर हलचल कर रहा है, या फिर कोई पिंड अपने एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपना स्थान बदल रहा है, तो ऐसे में पिंड के अंदर यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो गुणधर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गति। ठीक है, यार अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से आपको ये पता करना है किसमें गति है और किसमें गति नहीं है। पक्षी का उड़ना, देखो अब पक्षी उड़ रहा है, मतलब अपना स्थान लगातार परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, हलचल कर रहा है, तो इसमें गति है। हवा में उड़ने वाले घास पात, अब देखो हवा में उड़ रहे हैं मतलब उड़ के अपना स्थान बदल रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसमें भी गति है। रुकी हुई रेलगाड़ी, याद रखो रुकी हुई रेलगाड़ी में गति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रुकी हुई है, वो तो हलचल ही नहीं कर रही, अपना स्थान ही नहीं बदल रही है, तो इसलिए उसमें गति नहीं पाई जाएगी। चौथा टॉपिक है हमारा, चौथा जो उदाहरण है वो है पहाड़ पर स्थित स्थिर पत्थर। स्थिर मतलब रुका हुआ। ठीक है, समझ लो एक पहाड़ पे एक रुका हुआ पत्थर है, तो क्या उसमें गति है? नहीं, जाहिर सी बात है कि नहीं है। अगर उसमें गति होती तो वो हलचल करता, एक जगह दूसरी जगह जाता, पहाड़ पर से गिरता रहता, कुछ तो होता ना उसमें हलचल। अब देखो हमारे दैनिक जीवन में कई सारे ऐसे कार्य दिखाई देते हैं जिसमें गति होती है, जिसमें सभी पिंड अपना स्थान बदलते हैं, और कई सारे ऐसी भी चीजें जो रुकी हुई रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो गति के बारे में हमें बताते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अगर आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, तो आपको आपने जो बाहर का बस का जब बाहर का नज़ारा देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है? तो आपको ये दिखाई देता होगा कि जब आप बस में समझ लो बैठे हो, विंडो सीट पे पकड़ के बैठ गए हो, तो आपको कैसा नज़ारा दिखाई देता होगा? आपको ये दिखाई देगा कि जो भी चीज़ें हैं बाहर की वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देंगे जब बस चलने लगेगी। ठीक है, अब लेकिन क्या आपके साथ वाला बैठा हुआ क्या आपको पीछे जाते हुए दिखाई देगा? नहीं। लेकिन अब देखो, अब इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। सबसे पहला, बाहर जब आप देखते हो, बस में बैठे हो, बस चल रही है, और जब बस में आप बाहर देखते हो तो आपको क्या बाहर की चीजें पीछे जाते हुए दिखाई देती, लेकिन अक्सर वो पीछे नहीं जा रही बल्कि आप आगे जा रहे हो। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गति में हो। अब देखो, क्या आपके साथ वाला आपके साथ जो बस में बैठा है, ठीक है, आपके पास में जो बस में बैठा है, क्या वो आपको हिलता डुलता दिखाई देता है? तो आप बोलोगे नहीं, बस तो चल रही है लेकिन वो थोड़ी ना चलता हुआ दिख रहा है। तो अगर वो चलता हुआ नहीं दिख रहा है तो वो गतिशील नहीं है। अगर आप ये बोलोगे तो नहीं, वो भी गतिशील है। अब वो कैसे गतिशील है? क्योंकि बस बस एकदम मतलब बस चल रही है, तो बस के अंदर जो गति है, बस के साथ साथ वो भी चल रहा है ना, जो आपके साथ बैठा है वो भी तो बस के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर भी गति है। ठीक है, तो ऐसा कुछ उदाहरण है जो आपको याद रखना, समझना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, कहीं भी आपको ये उदाहरण सामने आ सकता है। उसके बाद इस पार्ट का जो हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन और दूरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। याद रखो हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थी एक बात याद रखना कि जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में भी जान लिया करो। ठीक है, कभी भी कहीं आवश्यकता पड़ी आपको इंग्लिश में बताने की, तो आपको इंग्लिश में उसका एटलीस्ट नाम मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि विस्थापन और दूरी, अब ये दोनों एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं या फिर क्या है, वो हम लोग देखते हैं अभी एक उदाहरण में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आपका घर है, उदाहरण समझो, ये आपका घर है, आपको आपके एक दोस्त के घर पे जाना है। ठीक है, अब समझ लो ये आपका घर है और आपको इस दोस्त के घर पे जाने के लिए आपको 1300 मीटर का रास्ता तय करना है।
मतलब यहाँ से चल के अगर सीधा सीधा चले जाओगे तो आपके दोस्त को पहुंचने में कितना लगेगा, सिर्फ रास्ता आपको कितना जाना पड़ेगा, 1300 मीटर। लेकिन आप आदत से मजबूर, आप क्या करते हो, अपने एक दूसरे दोस्त के घर पे जाते हो, उसको साथ में लेते हो, फिर इस दोस्त के घर पे पहुंचते हो। ठीक है, तो अब इस रास्ते में आपको 500 मीटर तो जाना पड़ता है आपके दूसरे दोस्त के पास, फिर वहां से जब आप पहले दोस्त के पास जाते हो तो वहां से 1200 मीटर और जाना पड़ता है। तो टोटल आपको कितना जाना पड़ा, 1200 और 500, मतलब टोटल आपको 1700 मीटर जाना पड़ा। ठीक है, अगर आप पहले देखो सीधे सीधे अपने घर से जहां से आप निकले वहां से आपके पहले दोस्त की दूरी तो सिर्फ 1300 मीटर थी, पर आप पहुंचने के लिए कितना चल दिए, 1700 मीटर। ठीक है, तो अब देखो इसमें दूरी और विस्थापन क्या है। आप शुरू से अंत तक जितना सीधा कम से कम जो रास्ता तय किए हो, जितना दूर गए हो, जितना दूर पहुंचे हो, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। समझ में आया, मतलब शुरू जहां किए और जहां पे खत्म किए, उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। अब दूरी किसे बोलते हैं, आप जितना चल के गए ना, कुल जितना चले हो, अब समझ लो यहां से गए या फिर और कहीं से जाते, तो जितना आप चले हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको आई होप आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत। अब देखो दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। दूरी, अब देखो यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ। दूरी देखो क्या है, दूरी का अर्थ है कि आप दो बिंदुओं से यहां से चालू किए और यहां तक पहुंचने के बीच में जितना चले फिरे हो, जितना रास्ता तय किए हो चलकर, उसे हम लोग बोलते हैं दूरी। और विस्थापन का अर्थ होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु का सबसे जो छोटा दूरी है ना, सबसे सीधा रास्ता, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। ठीक है, अब एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझ लो आप इस बिंदु से पॉइंट ए से चलना चालू किए, एक जगह चलना चालू किए, फिर गोल 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 चल के आप वापस उसी जगह पहुंच गए। ठीक है, और रोज यही करते थे। समझ लो आप जॉगिंग पे जाते हो, ठीक है, तो जॉगिंग पे आप क्या करते हो, घर से निकलते हो, घूमते हो घूमते हो घूमते हो, एक चक्कर लगा के फिर वापस अपने घर पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें दूरी और विस्थापन कितना है अगर ये कोई पूछे, तो दूरी तो ये होता है कि जितना आपने रास्ता तय किया, तो ये पूरा नापोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी दूरी है। ठीक है, अब अगर मैं विस्थापन की बात करूं, विस्थापन मतलब क्या, जहां शुरू किए और जहां खत्म किए, उन दोनों बिंदुओं के बीच का सबसे छोटी दूरी। तो अब यहां से चालू किया और यहीं खत्म हुए, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0, कुछ नहीं, दोनों साथ में ही तो है, जहां शुरू किए वहीं खत्म कर दिए ना। तो अगर उन दोनों का बीच का दूरी निकालोगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे विस्थापन कितना आया, 0। आपने जरा भी जगह अपना नहीं बदल पाए, लेकिन दूरी आई, दूरी 0 नहीं आई क्योंकि आप इतना दूर चले हो। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन आपका 0 हो सकता है, लेकिन दूरी जल्दी 0 नहीं होगी। मतलब अगर आपने गति में कार्य किया है, मतलब आप एक जगह दूसरी जगह गए हो, तो आप दूरी तय किए हो, ये तो पक्का है, भले से आप विस्थापन नहीं तय किए हो। ठीक है, और एक चीज देख लो, समझ लो एक सफर पे आप जा रहे हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और सीधा ही रास्ता है, तो जब रास्ता सीधा ही होता है ना, तो ऐसे समय पे दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। क्योंकि देखो इतना ही आप चल के गए, तो इतना ही चल के गए तो यही दूरी होगा आपका। विस्थापन यहाँ से शुरू किए यहाँ खत्म किए तो यही आपका विस्थापन भी होगा। तो याद रखो जब रास्ता सीधा होता है तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगला टॉपिक है हमारा चाल और वेग। ठीक है, अगला क्या टॉपिक है हमारा, चाल और वेग। देखो अब देखो इसमें एक पॉइंट है कि सदिश राशि और अदिश राशि आपने 7वीं में पढ़ा था, 8वीं में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सदिश और अदिश राशि की, सदिश मतलब जिसका दिशा निश्चित हो, जो एक ही या मतलब किसी एक निश्चित दिशा में ही कार्य करे, इंग्लिश में इसे वेक्टर बोलते हैं। अदिश मतलब जिसका दिशा निश्चित नहीं हो, किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, चाल को बोलते हैं स्पीड, वेग को वेलोसिटी, समय को टाइम, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। ये सब आपने पहले पढ़ चुके हो, ये सब इंग्लिश में। अब देखो दूरी, दूरी के लिए क्या दिशा निश्चित रहता है, नहीं। दूरी मतलब आप चाहे जितना चल के गए हो, चाहे जिधर चल के गए हो, उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। तो दूरी कैसा है, अदिश राशि है। चाल, देखो चाल दूरी से रिलेटेड है, तो इसलिए चाल भी अदिश राशि ही है। अगर वेग की बात करें, वेग विस्थापन से रिलेटेड है। वेग किससे रिलेटेड है, विस्थापन से, इसलिए विस्थापन क्या राशि है, सदिश राशि है। समय, देखो समय के ना सदिश है ना अदिश है। ठीक है, तो समय को हम लोग सदिश राशि में ले सकते हैं क्योंकि समय अपना रास्ता मतलब समय में हम लोग कुछ तय नहीं करते। ठीक है, तो सदिश राशि बोल सकते हैं क्योंकि समय वापस पीछे नहीं आता।
ठीक है। विस्थापन की बात करूं, देखो विस्थापन मतलब क्या, सीधा रास्ता। विस्थापन मतलब सबसे छोटा सीधा रास्ता, एक जहां शुरू किए वहां खत्म, जहां खत्म किए उन दोनों के बीच का जो सबसे सीधा रास्ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन कैसा है, सदिश राशि, क्योंकि वो निश्चित रहता है, जैसा एकदम सीधा। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग आगे बात करें, चाल, चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ समय। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय में जितना आप दूरी तय करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। जैसे 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय किए तो आपकी चाल कितनी हुई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में आपने 40 किलोमीटर तय किया। ठीक है, 1 घंटे में आपने कितना तय किया, 40 किलोमीटर। तो आपका चाल कितना हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग विस्थापन की बात करें, तो अरे सॉरी, वेग की बात करें, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है। अब देखो, एक निश्चित समय में जितना आपने विस्थापन किया है, जितना आपने स्थान बदला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग। आप समझ लो, ए पॉइंट से चालू किया और बी पॉइंट तक गए, जिसका दूरी जो जिसका विस्थापन था 20 किलोमीटर, तो आपका वेग क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि आपने विस्थापन उतना ही किया है। आप चले कितने उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप 20 किलोमीटर ही विस्थापन कर पाए हो, इसलिए 1 घंटे में आपका विस्थापन कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखो, जो चाल है और वेग है, ये दोनों एक ही चीज दर्शाते हैं कि कितना आप गए हो। ठीक है, तो इसलिए दोनों की इकाई कितना है, अरे दोनों की जो सीजीएस प्रणाली की या फिर एसआई प्रणाली की इकाई होती है वो समान होती है। एसआई प्रणाली की इकाई मीटर पर सेकेंड, सीजीएस प्रणाली यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड की जो इकाई है वो कितना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, चाल किससे रिलेटेड है, दूरी से, और वेग किससे रिलेटेड है, विस्थापन से। ठीक है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर सीधी रेखा में अगर कोई पिंड जाता है तो उसका चाल और वेग दोनों समान होता है, क्योंकि दूरी और विस्थापन समान होगा। ठीक है। अब देखो, इकाई समय में होने वाला विस्थापन को वेग कहते हैं, यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और नहीं समझ में आ रहा हो तो आगे भी कुछ उदाहरण है आपको समझने के लिए। देखो, यहाँ पे एक उदाहरण आपको हल करके दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला, चाल अगर किसी का निकालना है तो उसका क्या करने का, दूरी बटे समय। दूरी मतलब कितना दूरी तय किया है, तो अभी समझ लो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि शीतल 500 मीटर, समझ लो शीतल ने 500 मीटर दूरी तय किया, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो उसका चाल कितना होगा मालूम है, इससे आप भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 100 मीटर प्रति मिनट, इसलिए 5 मिनट में 500 मीटर। शीतल दूसरे रास्ते पे गई तो वहां पे 1200 मीटर जब तय किया तो वहां पे 24 मिनट लगे, तो आपका कितना हो, 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है। अब कुल दूरी कितनी हो गई, 1700 मीटर, और कुल टाइम 29 मिनट, तो इसलिए उसका एवरेज, अगर हम लोग दोनों का एवरेज निकाले तो कितना आएगा, 58.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग ये तो दूरी निकाल रहे थे, दूरी और चाल। अब हम लोग विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन देखो, उसने 1300 मीटर ही दूर गई, वो अपने घर से कितना दूर गई, 1300 मीटर दूर पहुंची, और टाइम तो 29 मिनट लगा उसे। अब उसने कहाँ टाइम बिताया, इधर उधर से कहाँ कहाँ चल गई, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसने टाइम 29 मिनट बिताया। तो अगर हम लोग विस्थापन देखें तो विस्थापन कितना आ रहा है, 44.83 मीटर। याद रखो कि हमेशा दूरी हमेशा ज़्यादा रहेगी और विस्थापन हमेशा उसी के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। कभी भी विस्थापन या वेग दूरी और चाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें एक छोटा सा कंडीशन दिया हुआ है कि क्या चाल और दिशा से वेग पर कुछ प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर समझ लो कि आप कोई गाड़ी चला रहा है और उसने चाल बदल दिया या फिर दिशा बदल दिया। ठीक है, अपना दिशा बदल दिया, रास्ते पे समझ लो गाड़ी चल रही है, उसने चलने का दिशा बदल दिया, तो क्या वेग पे प्रभाव पड़ेगा, या फिर उसने अपने चलने का स्पीड बदल दिया तो क्या वेग पे प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखो, चाल और वेग दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर डायरेक्ट निर्भर है। मतलब चाल बदलेगा तो वेग भी बदलेगा, चाल कम होगा तो वेग कम होगा, चाल बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। तो अगर हमने समझ लो स्पीड या फिर चाल कम कर दी तो वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब चाल से वेग पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, जब अगर समझ लो दिशा बदलेंगे कभी भी तो गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। जब भी आप गाड़ी चलाते हो और आपको दूसरे डायरेक्शन में दूसरे तरफ जाना रहता है तो गाड़ी स्लो करके तब गाड़ी मुड़ाते हो ना, तो ऐसे में आपकी चाल कम हो जाती है। और याद है, चाल कम होगा तो वेग भी कम होगा, मतलब चाल और दिशा दोनों बदले अगर हमने तो वेग पर प्रभाव पड़ेगा, वेग भी बदलेगा। इतना समझ में आया। एक और उदाहरण समझ लो कि अगर आपने कोई रास्ता, आप गाड़ी चला रहे हो, कोई रास्ता है जिसपे एकदम गोल घुमावदार रास्ता है, तो क्या यहाँ पे आपके वेग बदलेगा। तो हाँ, क्योंकि आप जब किसी मोड़ पे गाड़ी घुमाते हो तो स्पीड थोड़ा कम करते हो, जिसकी वजह से स्पीड कम होगा, यानी कि चाल कम होगा तो वेग अपने आप कम होगा। यहाँ पे देखो, चाल भी कम हो रहा है और दिशा भी दिशा भी बदल रही है, तो चाल और दिशा यहाँ पे दोनों बदल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका वेग भी बदलेगा, वेग कम होगा। अगर समझो आपने चाल नहीं कम किया या फिर वेग नहीं कम किया तो क्या होगा मालूम है। ऐसे देखो, गाड़ी चला रहे हैं और इन्होंने स्पीड में बदलाव नहीं लाया,
तो क्या होगा, ये दूर फेंका जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि अगर चाल और दिशा बदलेगा तो वेग भी बदलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो सब। अब यहाँ पे देखो एक इकाई दी हुई, चाल का मापन दूरी समय के अनुसार सर्वप्रथम किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। हवा में ध्वनि का वेग 343.2 मीटर पर सेकंड है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। पृथ्वी की सूर्य के परिभ्रमण करने की चाल 29,770 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये सब आपको कुछ जानकारी दी हुई है जिसके आधार पे आप लोग पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो एक रेखीय एक समान गति और असमान गति। एक रेखीय मतलब क्या है, एक रेखीय मतलब सीधा एक ही लाइन में चलना, और एक समान मतलब एक ही जैसा, और असमान मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे देखो एक उदाहरण है, अगर आप इसमें देखोगे अमर गाड़ी चला रहा है, तो अमर गाड़ी जब जा रहा है तो देखो पहले देखो टाइम कितना, आधे हर आधे घंटे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हर आधे घंटे में देखो तो ये 20-20 किलोमीटर ही बढ़ रहा है, 20 फिर 40 हो गया फिर 60 हो गया, मतलब हर आधे घंटे में कितना बढ़ रहा है, 20-20 किलोमीटर ही बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरा, तो हर आधे घंटे पे समान नहीं बढ़ रहा, 18 किलोमीटर नहीं बढ़ रहा। देखो 18 फिर 18 बढ़ा 36, फिर 18 बढ़ना चाहिए था 54 होना चाहिए था, लेकिन 54 ना होकर कितना हुआ 42, मतलब यहाँ पे समान नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 70 हो गया, 95 हो गया, 120 हो गया। तो यहाँ पे क्या समान बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। हर आधे घंटे पे समान दूरी तय की है, नहीं, कभी ज्यादा और कभी कम। यहाँ पे अगर बात करें आगे, तो यहाँ पे देखो पहले आधे घंटे में 14 किलोमीटर, दूसरे आधे घंटे में 28, तीसरे आधे घंटे में 42। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी समान दूरी ही तय की है। 14 का पहाड़ आप देखोगे तो मतलब हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर ही पिंड आगे एंथनी आगे बढ़ा है। तो ये दोनों अमर और एंथनी, ये दोनों ने तो क्या किया है, एक रेखीय एक समान गति की है। पर अकबर ने असमान गति की है। असमान मतलब क्या, एक ही रेखा में भले से वो जा रहा था, लेकिन वो अलग अलग गति में जा रहा था, मतलब कभी गति कम कर रहा था और कभी गति ज्यादा कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगला टॉपिक है हमारा त्वरण। त्वरण मतलब जानते हो, त्वरण का अर्थ होता है गति में होने वाला परिवर्तन। अब उदाहरण लो कि आप समझ लो एक यहाँ पे पनारी, पनारी मतलब वो जानते हो ना, ऐसा नारी जैसा रहता है। देखो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है कि इसके बीच में से जाने के लिए जगह है। तो यहाँ से अगर पनारी के ऊपर से गेंद छोड़ोगे तो गेंद क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। और देखो यहाँ स्लो और तेज 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 तेज, मतलब जितना नीचे आएगा उतना तेज होता जाएगा। तो जितना नीचे आते समय अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है, उसकी गति लगातार बढ़ रही है, तो गति में बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसी गति में बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण अर्थात क्या, वेग में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, एक निश्चित समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो त्वरण का ये तो हुआ, आपको ये सूत्र भी हो गया कि त्वरण अगर आपको त्वरण निकालना है तो कैसे निकालोगे, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। आप आखिर वेग में से प्रारंभिक शुरू वाला वेग निकाल दोगे तो आपको जितना वेग में बदलाव हुआ, जितना वेग में परिवर्तन हुआ, वो आ जाएगा। समझ लो एक मेरे पास गाड़ी थी जो पहले मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे चला रहा था, अचानक मैंने अपनी गति बढ़ा दी और कितना कर दिया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखो मैंने वेग बढ़ा दिया अगर अपना, तो कितना बढ़ाया, 80 में से 20 घटा दिया, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मैंने वेग बढ़ाया। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, अंतिम वेग 80 किलोमीटर में से प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर घटाया। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होगा, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। अब देखो इसमें ये जो सांकेतांक के साथ दिया हुआ है, ए क्या दर्शाता है, त्वरण, वी क्या दर्शाता है, अंतिम वेग, यू क्या दर्शाता है, प्रारंभिक वेग, और टी अर्थात समय। ठीक है, तो अब याद रखो ये चीज कि त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन वेग में होने वाला परिवर्तन, वो भी एक निश्चित समय में। ठीक है, अब देखो क्या जो त्वरण है वो एक ही प्रकार का होता है, नहीं। त्वरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। देखो बहुत आसान है इसे समझना। अगर देखो पिंड में होने वाले जो गति है उसके परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण, ये आसान है। लेकिन अगर पिंड का गति बढ़ रहा है तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं धनात्मक त्वरण। अगर पिंड का गति कम हो रहा है तो ऐसे त्वरण को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। अगर पिंड का गति ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, ठीक है, पिंड एक समान गति में, तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य त्वरण। ठीक है, याद रखना, अगर पिंड का गति ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, शून्य त्वरण। और एक देखो यहाँ पे चीज याद रखो कि ऋणात्मक त्वरण को अवतरण या मंदन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, जो वेग है, जो गति वो कम हो रही है, जो त्वरण है वो कम हो रहा है, इसीलिए ऐसे त्वरण को हम लोग, ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन भी कहते हैं। और याद रखो धनात्मक त्वरण हमेशा वेग की दिशा में होता है। जो ये धनात्मक त्वरण है वो कहाँ होता है, वेग की दिशा, मतलब जिस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ रही है उसी दिशा में त्वरण भी बढ़ रहा है। और ऋणात्मक त्वरण हमेशा वेग की विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा मतलब क्या, गाड़ी भले से आगे बढ़ रही है लेकिन वो वेग कम हो रहा है, मतलब
और भी स्लो होते जा रहा है, पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो, धनात्मक त्वरण का दिशा वेग की तरफ होता है और ऋणात्मक त्वरण का दिशा वेग के विपरीत दिशा में होता है। चलो, आई होप आपको समझ में आया हो ये वीडियो। आपको इसके बारे में ज़्यादा, अब देखो इसके आगे का जो चैप्टर, इसके आगे की जो जानकारी है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए, इसलिए आप आज के लिए इतना ही। मेहनत कीजिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है। डू द हार्ड वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ऑल द बेस्ट।